समाज के बिखराव की बात की आपने, क्या जाति का कॉलम हटा के यहाँ पे भारतीय नहीं लिखा होना चाहिए? उससे क्या हो जाएगा? ये है कि ये पढ़े लिखे वर्ग को शायद ना समझ आई हो कि इसमें संजीदगी कितनी है, लेकिन हमारा जो गरीब समाज है उसको समझ में आ गई थी। कांग्रेस का बड़ा लीडर या एमएलए भी था, नहीं पहुंचा अभी तक कोई। तो क्या वो क्राइटेरिया है? जोड़ने की बात नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, क्या वो क्राइटेरिया है क्या आपका इस चीज को आंकने का कि यात्रा में कौन चल रहा है नहीं चल रहा? हम एक बीड़ा उठा के चले हैं, 26वें हल्के में आज आ चुके हैं, हर जगह लोग आ रहे हैं, हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जो पदासीन हैं उनको शायद अभी तक कुछ परहेज होगा इससे, लेकिन उस तरह के भी लोग बीच बीच में आ रहे हैं। यदि आप ये कहें कि कोई नहीं आ रहा तो सरासर गलत होगा, बहुत से लोग आ रहे हैं। यदि आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरीज को भी आप बड़ों में नहीं गिनते तो मुझे नहीं पता बड़े कौन से होते हैं फिर। यदि आपका सारा, मुझे लगता है, घूम फिर के एक ही व्यक्ति के ऊपर आ जाता है कि वो क्यों नहीं आ रहे, तो ऐसा तो नहीं है कि आप हर जगह जहाँ भी हम गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी आए हैं 2-3 जगह पे, हमारे साथ कांग्रेस के जो कैंडिडेट रहे हैं वो भी आए हैं। और देखिए, ये यात्रा इस चीज़ की है भी नहीं, आप सिर्फ इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं। इस यात्रा का जो मुख्य बिंदु या संदेश है वो तो सामाजिक तौर पे है। राजनीति उसका इस्तेमाल करने के लिए है कि उसमें राजनीतिक भूमिका कांग्रेस पार्टी की क्या होनी चाहिए। और 7 महीने की यात्रा है, बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत से लोग और आगे आए भी गए इसमें। हिसार से सांसद जयप्रकाश जो है सद्भावना यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी यात्रा की अब जरूरत नहीं, 2016 में या 2020-21 में किसान आंदोलन की जरूरत है, उस समय जरूरत। चलिए, उनको कर लेनी चाहिए थी उस टाइम पे, तो कर लेते वो। प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी अभी वोट चोरी की बात करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद ये कहें कि कांग्रेस भी चोरी मोदी ने कर दी। जिस प्रकार से संस्थागत, क्या बोलूँ, उसके संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है या उन पर जकड़ बनाई जा रही है, उससे तो लगता है जो बात नायब सैनी जी कह रहे हैं शायद वो ठीक ही कह रहे हो। यदि आप सारी व्यवस्था को ही काबू कर लोगे तो राजनीति तो उसका एक हिस्सा ही है। और जिस प्रकार से चल रहा है पूरा का पूरा सिलसिला, अब जो उसकी परतें उधड़नी शुरू हुई हैं, उससे तो जो बात कह रहे हैं बिल्कुल लग रही है। इलेक्शन कमीशन को तो बीजेपी का प्रकोष्ठ घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन वाली भूमिका तो निभानी छोड़ ही गए मेरे ख्याल से। इलेक्शन के दौरान 10-10 हज़ार रुपये लोगों के खाते में जाने लग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से चूं तक नहीं आती। राहुल गांधी ने 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली हैं, इलेक्शन कमीशन के डेटा के साथ तथ्य सामने रखे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने एक बात का भी आज तक जवाब नहीं दिया, एक बात का भी। वो बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं बीजेपी वाले घुसपैठिए की। 65 लाख वोट कटी हैं बिहार में, कितने घुसपैठिए मिले? लेकिन ये सवाल कोई उनसे पूछेगा नहीं, और पूछो भी तो जवाब नहीं मिलना। लेकिन बीजेपी के मंत्री का कहना है कि अगर 65 लाख वोट कटी थी तो जनता को रोड पे आ जाना था, तो 65 लाख वोट कम नहीं हुआ। नहीं, वो रोड पे तो रामन और लोहिया जी ने कहा ही था कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो संसद भी आवारा हुई हुई है, सारी संस्थाएं भी आवारा हुई हुई हैं। एक हमारी तरफ से एक छोटा प्रयास हमने किया है। राहुल गांधी जी ने आज से 3 साल पहले पूरे देश की सड़क पे वो निकले थे, लेकिन इसमें पूरे विपक्ष को ये समझ लेना चाहिए कि अस्तित्व खतरे में पार्टियों का नहीं है, पूरी संवैधानिक व्यवस्था का या पूरा जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो पूरा का पूरा इस समय कैप्चर होने की स्थिति बनी हुई है। तो इसका यदि सड़क पे मुकाबला नहीं करेंगे तो इस तरह की शक्ति को रोक नहीं पाएंगे। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, बीजेपी जो है, जिस राजनीतिक सोच से वो आती है, उनका मकसद सिर्फ चुनाव जीत के सरकार चलाने का नहीं है। उनका मकसद इस देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पलटने का है। आप ये विश्वास लोगों में कब तक जमा पाओगे कि बीजेपी ऐसे कर रही है? लोग तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक। और दिलचस्प बात यह है कि ये पढ़े लिखे वर्ग को शायद ना समझ आई हो कि इसमें संजीदगी कितनी है, लेकिन हमारा जो गरीब समाज है उसको समझ में आ गई थी। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उसका जो नतीजा खास तौर पर उत्तर प्रदेश का जो था, वो इस बात का संकेत करता था कि उन लोगों को ये बात समझ में आ गई
कि संविधान यदि खतरे में हो जाएगा तो सारे हकूक हमको जो मिले हुए हैं उस संविधान से वो सारे के सारे खतरे में आ जाएंगे। और देखिए आप एक चीज जरूर देखिए कि कोई भी राजनीतिक दल या सरकार जब आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाना शुरू करते हैं और आपके हकों की लड़ाई को वो परिजीवी और पता नहीं कौन से जीवी की संज्ञा देना शुरू कर दें, तो समझो फाशिज्म ने अपनी पहली दस्तक आपके दरवाजे पे दे दी है। उसको समझ लोगे तो अपने हक बचा पाओगे, अपने राइट्स के लिए लड़ पाओगे, अपने राइट्स को सेफ गार्ड कर पाओगे। नहीं तो फिर भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो निभाएगी सरकार सबसे। वोट चोरी को लेके दिल्ली में राहुल गांधी एक बड़ी रैली कर रहे हैं, कितना सहयोग रहेगा उसमें आपका? नहीं, हमारा तो पूरा सही हो गया। सबसे बड़ा भुक्तभोगी मैं हूँ, 32 वोट से हार रहा हूँ। तो अगर वोट चोरी से सबसे ज्यादा कोई चुभन किसी को हुई है उनमें मैं भी शामिल हूँ। तो उसमें और देखिए मैंने वो जो बात की ना घुसपैठिए वाली, वो मैंने इस संदर्भ में की थी कि आपके यहाँ पे 22 वोट हैं जो एक ब्राजीलियन महिला की फोटो के साथ बनी हुई हैं, उसकी इंक्वायरी करा दो यार। इलेक्शन कमीशन उस पर भी चुप। गजब है, गजब है। मैं क्योंकि सरकारी नौकरी में रहा हूं, मैं रिटर्निंग अफसर भी रहा हूं, साधारण आदमी भी यदि आपको आपके इलेक्शन के दफ्तर में आके अगर कोई कंप्लेंट देता है, कंप्लेंट ना भी दे, कोई सूचना देता है कि जी ऐसे ऐसे हमारे मोहल्ले में ये 5 व्यक्ति हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी, जरा जांच करवा लीजिए क्योंकि इनका वोटर लिस्ट में अभी भी नाम है, स्वाभाविक तौर पे उसकी जांच होती है। यहां पे देखिए राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं ना, उसको आप माने या ना माने, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो आपको मानने पर मजबूर करता है, क्योंकि जवाब नहीं देना चाहते किसी बात का। उनको ये कहने में क्या बोझ पड़ता है कि हम इस चीज की जांच करा लेंगे। नहीं, वो क्या कहेंगे, आपके एजेंट्स क्या कर रहे थे, आपने समय रहते क्यों नहीं दरखास्त दी, शिकायत करी, या अब कर रहे हो तो एफिडेविट के साथ करो। अरे यार हद होगी। आपको आपके डेटा के साथ बताने लग रहे हैं, देश के सामने बताने लग रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बताने लग रहा है लोकसभा का, और उस पर भी आप बिल्कुल दूसरी। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, इलेक्शन कराने, और इलेक्शन कराने के लिए क्या करना पड़ता है, वोटर लिस्ट जो है वो साफ सुथरी जितनी हो सके वो तैयार करना उनका काम है। वही अगर नहीं करना चाहते तो फिर क्या ही काम करेगा इलेक्शन कमीशन। भाजपा में रहते हुए आप सांसद रहे और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मंत्री रहे कैबिनेट में, तो क्या आपने पार्टी छोड़ी तो कोई ऐसी चीजें आपने दिखाई दी आपको? नहीं, मेरे साथ तो मैंने जब 2019 में जब मैं सांसद बना, उसी के टाइम, उसके तुरंत बाद ही वो सिलसिला शुरू हो गया था जब मैं बहुत अनईजी की हिंदी क्या होगी, असहज होना शुरू हो गया था, क्योंकि पहला ही सेशन जो था वो 370 और 35A वाला था। 370 35A अपनी जगह, लेकिन जो उसमें भाषणबाजी हुई थी वहाँ से मेरे को थोड़ा मुझे लगना शुरू हो गया था कि ये तो दिक्कत आएगी आने वाले टाइम में। और उसके 6 महीने बाद किसान आंदोलन शुरू हो गया, उसके 6 महीने बाद अग्निवीर आ गया, उसके साथ साथ ही ये महिला रेसलर्स का सिलसिला शुरू हो गया। तो सारे देश के जो इशू थे वो सारे के सारे, उनकी उत्पत्ति हरियाणा से होने लग रही थी, और हरियाणा की जिन चीज़ों के लिए पहचान है वो सारी की सारी अंडर स्ट्रेस आ गई थी शुरू में ही। तो वो तो ठीक है, आदमी एक अपना समय कब फैसला करे। ये बात तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा तो बहुत मन हुआ था भारत जोड़ो यात्रा के टाइम में मैं कहीं जाके उस यात्रा में जुड़ जाऊं, फिर लेकिन मैं ये सोचता था कि बाई इलेक्शन कौन लड़ेगा फिर। तो भाजपा सरकार ये जेजेपी ने बड़ी रैली की चुनाव में, हाँ, कह रहे ये दावा कर रही है दोबारा सत्ता में आने का, क्या आपको? हाँ बिल्कुल, 90 सीट आएंगी अगली बार उनकी, इस बार भी आई है। 370 मतलब इसमें अमेंडमेंट करा गया है या पूरी तरह से खत्म की गई है, जैसे आप लोकसभा को सुना नहीं, खत्म है जी, खत्म है, खत्म। कुछ अभी मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं वो बिल्कुल खत्म नहीं हुई, इसमें केवल वो जमीन वहाँ खरीदने को दी है। नहीं, 35A है असल में, है कि हम 370 की ज़्यादा बात करते हैं, मेन चीज़ 35A है। 35A से फिर आगे 370 आता है, तो वो अरे छोड़िए, उसको तो स्टेट ही नहीं छोड़ा, उसकी तो यूनियन टेरिटरीज बना दी। और ये देश में पहली बार हुआ है वैसे, किसी प्रदेश का स्टेटस घटा के यूनियन टेरिटरी कर दिया हो। यात्रा का 2029 के चुनाव पे क्या प्रभाव? नहीं, 2029 का चुनाव बहुत दूर है, और ये यात्रा चुनाव की दृष्टि से नहीं है। चुनाव की दृष्टि से करनी होती तो 2019 में ही करते, 2025 में क्यों करते उसको। मैं ना इस बीजेपी को दोष नहीं देता,
कुछ ना करने के लिए या जन संवेदनाएं जो हैं उनको उन पे आंख मूंदने के लिए मैं इसलिए उनको दोष नहीं देता कि उन्होंने कुछ कह के वोट मांगी ही नहीं थी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम युवाओं के लिए कुछ कर देंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम युवाओं को रोजगार के लायक बनाने के लिए कुछ कर देंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम किसान के लिए कुछ कर देंगे। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। उन्होंने एक, जो मैं कहता हूं कि विभाजन के एजेंडे पे उन्होंने काम किया है, उसमें इलेक्शन की दृष्टि से उन्हें कुछ कामयाबी जरूर मिली है। और लेकिन हमारा प्रयास यही है कि इलेक्शन तक तो ठीक है, वो समाज में बिखराव करने में कामयाब ना हो जाएं, वो लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। समाज के बिखराव की बात की आपने, क्या ये जाति का कॉलम हटा के यहाँ पे भारतीय नहीं लिखा होना? उससे क्या हो जाएगा? आप समाज की सच्चाइयों से आंखें मूंद लोगे तो क्या वो सच्चाइयां गायब हो जाएंगी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता वर्तमान में तो बीजेपी